मेरे शोहर के मरने के बाद उसका दोस्त घर आया तो सास कहने लगी कि मेरे बेटे के मरते ही तू चक्कर चलाने लगी है, जबकि वो तो कारोबार में मुनाफे के पैसे देने आया था। मेरी और बेटे की हालत देखकर वो समझ गया कि हम पर जहाँ जुल्म हो रहा है। उसने सास को समझाना चाहा, मगर सास ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। एक दिन मेरा बेटा अचानक गायब हो गया। मैं हर जगह ढूंढ कर थक गई, लेकिन अगली सुबह मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम आयशा है। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरी अम्मा ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। वो हमेशा मेरे लिए दुआ करती थी कि मुझे बहुत अच्छा शौहर मिले, और अम्मा की दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली थी। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। खाते पीते लोग थे। मेरे शौहर का नाम रिजवान था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। मेरी छोटी छोटी बातों को भी समझ जाता था। अगर मैं कभी उदास होती थी तो बगैर पूछे समझ जाता था कि मुझे क्या हुआ है। उसका मिजाज बहुत ही सीधा था और दिल बहुत ही साफ था। मेरा ससुराल भी पहले दिन से ही ठीक था। हम गांव में रहते थे और रिजवान बाहर शहर में काम करता था। शादी के कुछ दिन बाद ही उसने मुझसे कहा कि मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। घर चलाने के लिए बाहर जाना मेरी मजबूरी है। उसने जब ये बात कही तो उसकी आंखों में भी उदासी थी और मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं चाहती थी कि वो न जाए, लेकिन मैं उसकी मजबूरी समझती थी। उसने जाते वक्त मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, जल्दी लौटूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और फिर वो चला गया। उसके जाते ही घर जैसे खाली खाली लगने लगा। मुझे उसकी आदत हो गई थी। सुबह उठते ही उसकी आवाज़ सुनना, रात को उससे बात करना, उसके बगैर सब सोना लगने लगा। उसके जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, लेकिन असल परेशानी तो तब शुरू हुई जब घर वालों का बर्ताव मेरे साथ बदलने लगा। पहले जो लोग हंसकर बात करते थे, अब वही लोग मुझे ताना देने लगे। मेरी खाला हर बात पर डांटती थी, नंद हर वक्त काम बताती रहती थी, और मेरा जेठ मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। पूरे दिन में घर का काम करती रहती थी। सुबह सबसे पहले उठती, पानी भरती, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती, चूल्हा जलाने लगती, सबके लिए खाना पकाती, कपड़े धोती, जानवरों को चारा देती। फिर भी किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। अगर कभी थक कर ज़रा बैठ जाती तो खाला कहती, अभी से थक गई, काम करने आई है या आराम करने। अगर कभी नमक ज़्यादा हो जाता तो मुझे बहुत डांट पड़ती। मैं कई बार रोती थी, लेकिन चुपचाप आंसू पोंछ लेती थी, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। मैं रिजवान से भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। वो बाहर काम करता था, वो खुद भी परेशान रहता था। मैं उसकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती थी। जब भी फ़ोन पर बात होती वो पूछता कि सब ठीक है ना, और मैं कह देती हाँ सब ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हमारे दरमियान भी दूरियां आने लगी थी। वो कभी मुझ पर शक करता कि मैं इससे ठीक से बात क्यों नहीं करती। मैं कभी उस पर शक करती कि वहाँ किसके साथ रहता होगा। हम दोनों छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे थे। फ़ोन पर बहस हो जाती थी, फिर कहीं दिन तक बात नहीं होती थी, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ था। बस हालात ख़राब थे। इसी बीच कुछ अरसे के बाद हमारी ज़िंदगी में एक नई खुशखबरी आई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये बात रिजवान को फ़ोन पर बताई तो वो खुशी से रो पड़ा। उसने कहा, सच बोल रही हो? मैंने हंसकर कहा कि हाँ, सच बोल रही हूँ। वो बार बार कह रहा था कि मैं बाप बनूंगा, मैं बाप बनूंगा। उसकी आवाज़ में इतनी खुशी थी कि मेरा दिल भर आया। घर में भी सब लोग खुश हो गए थे। खाला जो हर वक्त डांटती थी वो भी कुछ दिन नरम पड़ गई। नंद भी मुस्कुराने लगी। सबको घर में आने वाले बच्चे का इंतज़ार था। सबसे बड़ी बात ये हुई कि मेरे और रिजवान के दरमियान फिर से प्यार बढ़ गया था। हमारे झगड़े ख़त्म होने लगे थे। वो रोज़ फ़ोन करता, मेरी खैरियत पूछता, दवाई ली या नहीं, खाना खाया या नहीं, आराम किया या नहीं। मैं भी उसके आने के दिन गिनती रहती। पहली बार मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैं पेट पे हाथ रखकर अपने बच्चे से बातें करती थी और सोचती थी कि ये बच्चा हमारे टूटते रिश्ते को जोड़ देगा। दिन धीरे धीरे गुजरते गए। मेरा पेट बड़ा होने लगा और मैं हर दर्द, हर परेशानी हंसकर सहने लगी, क्योंकि मुझे पता था मेरे अंदर मेरी दुनिया पलट रही है। जब वाज़ेह हमल का वक्त करीब आया तो रिजवान कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरे पास आ गया था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने आते ही कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले अपने बच्चे को गोद में लूँगा, फिर जाऊंगा। अस्पताल का दिन आया। मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन रिजवान हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे हाथ पकड़ता रहा, मुझे हिम्मत देता रहा।
घंटों के दर्द के बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता किया। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो सारा दर्द भूल गई। उसका छोटा सा चेहरा, छोटी उंगलियां, बंद आंखें, जैसे मेरी ज़िंदगी में रोशनी उतर आई हो। रिजवान की आंखों में भी आंसू थे। इसने अपने बच्चे को गोद में लिया और बोला, ये मेरा बेटा है। हमने मिलकर इसका नाम फारिस रखा। फारिस के आने से हमारी दुनिया ही बदल गई। घर में खुशियाँ लौट आई थी। मैं पूरे दिन उसे देखती रहती थी। वो रोता तो मैं घबरा जाती थी, वो हंसता तो मेरा दिल खिल उठता था। रिजवान भी उसे सीने से लगाए घूमता रहता था। लेकिन खुशी के वो दिन ज़्यादा लंबे नहीं चले। कुछ अरसे के बाद मजबूरी फिर सामने खड़ी हो गई। रिजवान को वापस काम पे जाना पड़ा। उसने कहा, जल्दी लौट आऊँगा, इस बार ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसका जाना ज़रूरी था। वो फारिस को बार बार चूम कर गया, मैं मुझे समझा कर गया और फिर चला गया। उसके जाने के बाद मैं अपने बेटे में दिल लगाती थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती, उसे वक्त पे दूध पिलाती, नहलाती, गोद में सुलाने लगी। उसके बगैर एक पल नहीं रहती थी। वही अब मेरी दुनिया था। मैं रिजवान का इंतज़ार भी करती रहती थी और सोचती थी कि जब वो आएगा तो फारिस कितना बड़ा हो चुका होगा। एक दिन अचानक दोपहर में फ़ोन आया। मैं उस वक्त फारिस को गोद में लिए बैठी थी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से घबराई हुई आवाज़ आई कि रिजवान का हादसा हो गया। मैं कुछ पल चुप रही, जैसे कानों ने सुनने से इनकार कर दिया। फिर अगली बात ने मेरी सांसें रोक दी कि इस हादसे में उसकी जान चली गई है। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। फ़ोन मेरे हाथ से छूट गया। फारिस रोने लगा, लेकिन मैं पत्थर की बन गई थी। मेरी आंखें खुली थी पर दुनिया अंधेरी हो गई थी। मेरे कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, रिजवान नहीं रहा, रिजवान नहीं रहा। मैं ज़ोर से चीखी और ज़मीन पर गिर पड़ी। इस पर लगा जैसे मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई हो। मैं बेवा हो चुकी थी। मेरा बेटा बाप के बगैर हो चुका था और मेरा सहारा मुझसे छिन चुका था। इस दिन से मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी रुक गई थी। जब ये बात सबको पता चली कि रिजवान अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मुझे लगा कम अज़ कम इस गम की घड़ी में घर वाले साथ देंगे। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो इंसानियत तक छोड़ दी थी। उन्होंने इसके जनाजे को शहर से गांव लाने तक से मना कर दिया था। वो कहने लगे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। जिसने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की, इसी बेटी के लिए इनके पास आखिरी बार खर्चा करने का भी दिल नहीं था। ये सुनकर मेरा कलेजा फट गया था। लेकिन अल्लाह ताला शायद सब देख रहा था। रिजवान के दोस्त बहुत अच्छे निकले। उन्होंने कहा, खर्चे की फ़िक्र मत करो, हम सब करेंगे। और वहीं लोग मेरे रिजवान को घर लेकर आए थे। जिस गाड़ी में इसका जिस्म आया था, उसे देखते ही मेरे पाँव कांपने लगे। मैं दौड़ती हुई बाहर गई। जब सफ़ेद कपड़े में लिपटा उसका चेहरा मैंने देखा, तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मैं उसके पास बैठ गई, उसका चेहरा छू कर रोने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रिजवान उठो, देखो मैं आ गई हूँ। तुमने कहा था ना जल्दी लौटोगे, फिर ऐसे क्यों लौटे? मेरा रोना देखकर आसपास की औरतें भी रोने लगी, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस आदमी ने मुझे प्यार दिया था, वही मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया था। फारिस बहुत छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं था। वो बस लोगों को देख के रो रहा था। मैं उसे सीने से लगाती और फिर रिजवान को देखती तो मेरा दिल फट जाता था। तजीज़ो तकफीन का दिन आया। मैं दूर खड़ी सब देख रही थी। आग के शोहलों में मेरा सुहाग जल रहा था, मेरे सपने जल रहे थे, मेरा सहारा जल रहा था। सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो मेरे अंदर भी जैसे सब ख़त्म हो गया। इस रात में एक पल भी नहीं सोई, बस रोती रही और फारस को सीने से लगाए बैठी रही। अगले दिन मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मुझे अपने साथ घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये लोग बहुत ज़ालिम हैं। अम्मा मेरी हालत देखकर खुद रो पड़ी, लेकिन वो भी मजबूर थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू तो जानती है हमारे घर के हालात कैसे हैं, हम खुद मुश्किल से गुजारा करते हैं, तेरा और तेरे बच्चे का खर्चा कैसे उठाएंगे? तेरी भाभी भी रोज़ ताने देगी और तेरा भाई भी परेशान हो जाएगा। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मुझे पता था वो झूठ नहीं बोल रही थी। उनके घर में पहले ही तंगी थी, वहाँ जाकर मैं बोझ बन जाती। मैंने अपने आंसू पूंछे और कहा कि चलो ठीक है अम्मा, मैं यहीं रह लूँगी। शायद अब रिजवान के जाने के बाद ये लोग मुझे इज्जत देंगे, शायद अब इन्हें मुझ पर तरस आ जाएगा। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इन लोगों ने अपना असली चेहरा फिर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया गया, वही कमरा जिसमें मैं और रिजवान साथ रहते थे, जहाँ इसकी यादें थी, जहाँ इसकी हंसी थी।
जहाँ उसने सपने देखे थे। इस कमरे से मुझे ऐसे निकाला गया जैसे मैं कोई पराई हूँ। खाला ने कहा, अब इस कमरे में जेठ रहेगा तो बैठक में सोया कर। मेरा सामान भी मुझसे छीन ले गया। मेरे अच्छे कपड़े, अलमारी, बर्तन, जहाँ तक के कुछ जेवरात भी उन्होंने सब रख लिए। बोले, घर का सामान है, तेरा क्या है? मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरे पास बोलने का हक भी जैसे ख़त्म हो गया था। मैं बेतक में एक कोने में फारिस के साथ रहने लगी। एक पुरानी चारपाई मिली, इसी पर मैं और मेरा बेटा सोते थे। जाड़े में ठंड लगती, गर्मी में मच्छर काटते, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच कहूँ तो इस घर में बहू नहीं, नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह अंधेरे उठती, सबसे पहले चूल्हा जलाने लगती, पानी भरती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती, फिर सबके लिए खाना पकाती, ससुर को दवा देती, कपड़े धोती। अगर वो रोता तो खाला कहती, उसे चुप करा, काम नहीं करने देता। अगर मैं उसे गोद में लेकर बैठ जाती तो बोलती, बस बच्चे को लेकर बैठी रहो, काम कौन करेगा? मैं पूरा दिन भागती रहती, लेकिन फिर भी हर किसी को मुझ में कमी ही दिखती। अगर कभी थक कर बैठ जाती तो कहते, बड़ी कमचोर है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। अगर कभी देर हो जाती तो सुनना पड़ता, तेरे शोहर के साथ तेरी किस्मत भी जल गई, अब हमारे सर पर बैठी है। ये अल्फाज मेरे दिल को काट देते थे। मैं चुपचाप सब सुनती रहती, क्योंकि मेरे पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। कई बार खाना सब खा लेते और मेरे लिए बचा कुछा छोड़ देते, तो मैं वहीं खा लेती। कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाती, लेकिन फारिस को कभी भूखा नहीं सुलाती थी। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेती थी। वो मेरा बेटा नहीं, मेरी सांस था। अगर वो ना होता तो शायद मैं टूट जाती। ससुर की खिदमत भी मुझे ही करनी पड़ती थी। इन्हें दवा देना, खाना देना, पाँव दबाना सब मैं ही करती थी, लेकिन बदले में कभी दवा तक नहीं मिली, बस एक काम मिलते थे। और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती, सब मिलकर मुझे बातें सुनाते थे। मैं कई बार सोचती थी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे दिल में दर्द नहीं है? क्या मेरा शोर नहीं मरा? क्या मैं गम में नहीं हूँ? लेकिन इस घर में मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। रात को जब सब सो जाते, मैं चुपके से रोती, फारिस को सीने से लगाकर रोती और रिजवान को याद करती। मुझे इसका चेहरा याद आता, उसकी बातें याद आती। वो कहता था कि मैं हूं ना, डरो मत। लेकिन अब वो नहीं था, मैं अकेली थी। मेरा दिल करता था सब छोड़कर कहीं चली जाऊं, बहुत दूर, जहाँ कोई मुझे पहचाने भी ना, जहाँ कोई ताना ना दे, जहाँ मुझे इंसान समझा जाए। लेकिन मैं जाती तो कहाँ? अम्मा के घर जगह नहीं थी, दुनिया में सहारा नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, एक गोद में बच्चा था। मैं बंधी हुई थी। एक शाम मैं बैठक के कोने में बैठी थी। फारिस सो रहा था, घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। सूरज ढल रहा था, कमरे में हल्का अंधेरा उतर रहा था। देखो, तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अगर तुम होते तो कोई मुझे ऐसे नहीं सुनाता, कोई मेरे बच्चे को ऐसे नहीं देखता, कोई मुझे नौकरानी ना बनाता। मैं रोते रोते आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे शायद कहीं से वो मुझे देख रहा हो और सुन रहा हो, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। सिर्फ शाम और गहरी होती गई और मेरी तन्हाई भी। इन सब को मैं चुपचाप बर्दाश्त करती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने लिए तो हर दर्द सह लेती थी, लेकिन मुझे हमेशा एक बात से तसल्ली रहती थी कि चाहे ये लोग मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करें, फारिस के साथ तो अच्छा करेंगे। आखिर वो इनके बेटे की औलाद था, इनके घर का खून था। मुझे लगता था दादी उसे गोद में खिलाएगी, चचा उसे प्यार करेंगे, फुप्पी उसके लिए कुछ लेकर आएगी और उसके हिस्से का प्यार उसे यहाँ ज़रूर मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा ये वहम भी धीरे धीरे टूट गया। ना उसकी दादी ने उसे कभी सीने से लगाया, ना उसके चचा ने कभी उसे अपने कंधे पर बैठाया, ना उसकी फूफी ने कभी उसके साथ खेला। वो सब लोग इसे ऐसे देखते थे जैसे वो कोई बच्चा नहीं, बोझ हो, घर का खर्चा बढ़ाने वाला एक और पेट हो। कई बार खाला कहती कि तेरा बाप जाते जाते ये झंझट छोड़ गया, अब इसे भी पालो। जेठ कहता, दिन भर रोता रहता है, सर खा जाता है। नंद बोलती, क्या उसे संभालना भी हमें ही पड़ेगा? मैं ये सब सुनती तो अंदर से कांप जाती, लेकिन कर भी क्या सकती थी? फारिस छोटा था, उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो मासूम था, हर किसी के पास जाता था, प्यार मांगता था। कभी दादी की गोद में चढ़ने की कोशिश करता तो वो झटक देती, कभी चचा के पीछे पीछे घूमता तो वो डांट देते, कभी फूफी के पास खिलौने की जिद करता तो वो कहती, जा अपनी माँ के पास, मेरे पास फजूल चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। मेरा दिल हर बार टूट जाता था। मैं उसे गोद में उठाकर बहला देती और कहती, बेटा सब तुमसे प्यार करते हैं, बस अभी काम में लगे हैं। लेकिन मैं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो जिस घर में इसे सबसे ज़्यादा अपनापन मिलना चाहिए था, वहीं इसे सबसे ज़्यादा ठुकराया जा रहा था। मैं अपने हिस्से की रोटी कम खा लेती, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा बना देती। कभी मिट्टी का छोटा खिलौना बनाकर दे देती, कभी कपड़ों के
टुकड़ों से गेंद बना देती, वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा जी लेती थी, लेकिन जब कोई उसे ताना देता तो मेरा कलेजा कट जाता था। एक शाम की बात है, वो बाहर गली में खेल रहा था, बाकी बच्चों के साथ मट्टी में भाग रहा था, हंस रहा था। मैं अंदर रोटी बना रही थी, तभी बाहर शोर हुआ, बच्चों के रोने चलाने की आवाज़ें आई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं हाथ मूंझ कर बाहर निकलने ही वाली थी, इतने में इसका चचा इसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटता हुआ लाया। फारिस डर के मारे रो रहा था, उसका चेहरा लाल हो गया था। जेठ गुस्से में चला रहा था, आज जिसने मोहल्ले के बच्चे से लड़ाई की है, बदतमीज़ कहीं का। मैंने घबरा कर कहा, बच्चा है, समझा दीजिए। तभी इसने बगैर कुछ सोचे समझे फारिस के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा दिल कांप गया। फारिस वहीं सिसक उठा, उसकी छोटी सी गर्दन एक तरफ झटक गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं भागकर उसके पास गई, लेकिन मेरे कदम वहीं रुक गए, क्योंकि जेठ मुझे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, अगर कुछ बोली तो तुझे भी मारूंगा। फारिस रोता हुआ मेरे पास आया और मेरे पैरों से लिपट गया। फिर टूटी हुई आवाज़ में बोला, उन्होंने मुझे मारा है। उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसे फ़ौरन गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। उसका छोटा सा जिस्म कांप रहा था, वो हिचकियाँ ले रहा था। मैं उसके सर पर हाथ फेरती रही और खुद अंदर से जलती रही। मेरा मन कर रहा था कि ज़ोर से चलाऊं और कहूं कि इसे हाथ लगाने वाले तुम कौन होते हो। वो बच्चा है, गलती हो गई तो प्यार से समझाते, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। मैं कुछ न बोल सकी, मैं सिर्फ उसे चुप कराती रही। जेठ जाते जाते बोल गया कि संभाल अपने लौंडे को, वरना ठीक कर दूंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने इनके सामने बहने नहीं दिए। फारिस ने रोते रोते मेरा चेहरा देखा, फिर मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें सीधी मेरी आंखों में थी, जैसे वो कुछ पूछ रहा हो, जैसे कह रहा हो कि जब वो मुझे मार रहे थे तब तुम क्यों नहीं बोली, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। मैं उस नज़र को आज तक नहीं भूली। इसमें दर्द भी था, हैरानी भी थी, भरोसा टूटने की हल्की सी चोट भी थी। मैं उसके सवाल का जवाब देना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि बेटा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं हर रोज़ लड़ती हूँ, लेकिन तेरे लिए ज़िंदा हूँ। मैं कहना चाहती थी कि अगर मैं बोलती तो वो तुझे और मुझे दोनों को मारते। मैं कहना चाहती थी कि तेरी माँ अंदर से रोज़ मरती है, लेकिन बाहर चुप रहती है, ताकि तुझे अपने पास रख सके, लेकिन मैं कुछ ना कह सकी। मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने बस इसे और कसकर सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं हूँ ना। लेकिन इस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं इसके लिए भी काफ़ी नहीं हूँ। मैं ना उसे अच्छा घर दे पाई, ना इज्जत, ना हिफाजत, ना वो बचपन जो उसे मिलना चाहिए था। इस रात वो मेरे सीने से लग कर सोया, लेकिन सोते सोते भी सिसकता रहा और मैं सारी रात जागती रही। उसके गाल पर पड़े उंगलियों के निशानात देखती रही और सोचती रही कि जिस घर में बाप का साया नहीं होता, वहाँ बच्चे कितनी जल्दी दर्द पहचानना सीख जाते हैं और अम्मा कितनी जल्दी पत्थर बनना सीख जाती है। फारिस अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी बातें भी अब बदलने लगी थी। पहले वो सिर्फ खिलौनों और खाने की जिद करता था, लेकिन अब उसके जहन में सवाल उठने लगे थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब मेरे पास होते हुए भी नहीं था। वो कई बार शाम को मेरे पास बैठ जाता और पूछता, अम्मा, अब्बाजान कहाँ हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते। मैं हर बार कुछ पल के लिए चुप हो जाती, क्योंकि एक छोटे बच्चे को मौत कैसे समझाती। फिर मैं आसमान की तरफ देखती और कहती कि बेटा, वो ऊपर है और हमें देख रहे हैं। फारस भी फ़ौरन आसमान की तरफ देखने लगता। फिर मासूमियत से पूछा था कि अगर वो हमें देख रहे हैं तो हमारे साथ नीचे क्यों नहीं आते। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उसके सर पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा, जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो जल्दी ही ऊपर चले जाते हैं, लेकिन परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। वो ओंठ फैलाकर कहता, नहीं, मुझे अब्बा जान चाहिए, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे उनके साथ सोना है, मुझे उनके कंधे पे बैठना है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं उसे सीने से लगा लेती। एक दिन इसने गुस्से में कहा कि इनके घर वाले बहुत बुरे हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, मैं इनसे शिकायत करना चाहता हूँ। मैं इसकी आंखों में आंसू देख रही थी। इतने छोटे बच्चे ने भी घर का सच समझ लिया था। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तुम आसमान की तरफ देखकर शिकायत करो, तुम्हारे अब्बा जान सब सुनेंगे। इस दिन के बाद जब भी कोई उसे डांटता या मुझे ताना देता, वो बाहर आंगन में जाकर आसमान की तरफ देखता और बोलना शुरू कर देता, अब्बा जान, दादी ने अम्मा को फिर डांटा, अब्बा जान, चचा ने मुझे मारा, अब्बा जान, फुफ्फी ने मुझे खाना नहीं दिया। इसकी वो छोटी छोटी शिकायतें सुनकर मेरा कलेजा फट जाता था।
मैं उसे दूर से देखती रहती और चुपके से रोती रहती। पहले मैं सिर्फ अपना दुख सह लेती थी, लेकिन अब मेरा बेटा भी दुख पहचानने लगा था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं दौड़कर इसके पास जाती, उसे गले लगा लेती और कहती कि बेटा मत रो, मैं हूं ना। लेकिन अंदर से मुझे पता था सिर्फ मेरे होने से उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। घर के सब लोग अपने अपने कमरों में थे, गर्मी बहुत थी। मैं बैठक में फारिस को सुलाकर खुद भी इसके पास लेटी थी। दिन भर रात भर काम करने की वजह से मेरी आंख लग गई थी। तभी शायद मेरी नानी ने मुझे आवाज़ लगा दी होगी कि चाय बना दो, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं गहरी नींद में थी। कुछ देर बाद अचानक मेरी आंख खुली तो मैं घबरा कर उठी और सीधा बावर्ची खाने की तरफ गई। वहाँ देखा तो वो खुद चाय बना रही थी और बहुत गुस्से में थी। चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो फौरन पलटी और बोली, तुम क्या बहरी हो? मैंने कितनी देर से आवाज़ दी थी कि चाय बना दो, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज़ें नहीं आएंगी। अब मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ क्या? मैं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, माफ़ कर दो, आंख लग गई थी, काम करते करते थक गई थी। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने उबलती हुई चाय का पतीला उठाया और गुस्से में मेरे हाथ पर अंडेल दिया। गर्म चाय पड़ती ही मेरी चीख निकल गई। ऐसा लगा जैसे हाथ जलकर फट गया हो। मैं वहीं पीछे हट गई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। हाथ लाल हो गया था। जलन इतनी तेज थी कि मैं कांपने लगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा दर्द ये था कि इसने ये सब जानबूझकर किया था। वो मुझे घूरते हुए बोली, अगली बार आवाज़ दूँ तो भाग कर आना, समझी? मैं कुछ बोल ना सकी, बस अपने जले हुए हाथ को पकड़कर खड़ी रही। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वहाँ फारिस खड़ा था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो छोटा सा चेहरा डर से उतर गया था, आंखें भर आई थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बगैर कुछ कहे मेरा दूसरा हाथ पकड़ लिया। फिर मुझे कमरे की तरफ ले जाने लगा, जैसे कोई बड़ा इंसान छोटे को संभाल रहा हो। मैं उसके पीछे पीछे चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने मुझे चारपाई पर बैठाया और बोला, अम्मा, आपको क्यों मारा इसने? बहुत मासूमियत से पूछा था, लेकिन इस सवाल ने मेरी रूह हिला दी। मैं चाहती थी कि इसे कह दूं कि हाँ बेटा, उन्होंने मारा है, वो बुरे हैं, वो हमें सताते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इसके छोटे से दिल में नफरत भर जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी छोटी उम्र में रिश्तों से नफरत करना सीख जाए। इसीलिए मैंने दर्द छुपाकर कहा, नहीं बेटा, उन्होंने मुझे नहीं मारा, चाहे गलती से गिर गई। फारिस ने मेरी आंखों में देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो। फिर बोला, झूठ बोल रही हो, मैंने देखा, उसने डाली थी। मैं चुप हो गई। उसने मेरे जले हाथ पे धीरे से फूंक मारी। वो बोला, दर्द हो रहा है क्या? इस पल में टूट गई। एक छोटा बच्चा मुझे संभाल रहा था। मैंने रोते हुए उसे सीने से लगा लिया। वो बोला, अम्मा, हम यहाँ से कहीं दूर चले, मैं किसी को आपको मारने नहीं दूंगा। इसकी बात सुनकर और ज़्यादा रोने लगी। मैंने कहा कि हाँ बेटा, एक दिन ज़रूर जाएंगे। लेकिन सच ये था कि मुझे खुद नहीं पता था कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसके सहारे पे जाएंगे। इस दिन फारस ने मेरे हाथ पर गीला कपड़ा रखा, बार बार पूछता रहा, अब ठीक है क्या? मैं उसे देखती रही और सोचती रही कि जिस बच्चे को खिलौनों से खेलना चाहिए था, वो दर्द पर फूंक मारना सीख गया। और मैं अम्मा होकर भी इसे वो बचपन नहीं दे पा रही थी जिसका वो हकदार था। इस रात मेरा हाथ जलता रहा, लेकिन इससे ज़्यादा मेरा दिल जलता रहा। अब मेरा बेटा भी इस जुल्म के दरमियान बड़ा हो रहा था और ये बात मुझे अंदर ही खाए जा रही थी। शायद किसी ने फिर से फारस को डांटा था। वो उदास होकर कमरे में गया। मैं बर्तन धो रही थी। कुछ देर तक तो आवाज़ नहीं आई। मुझे लगा शायद सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे की तरफ गई तो देखा वो खिड़की के पास खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठ हल रहे थे जैसे फिर से अपने अब्बा जान से शिकायत कर रहा हो। मैं चुपचाप दरवाजे पे खड़ी उसे देखती रही। उसका छोटा सा दिल हर दुख में अपने अब्बा को ढूंढता था। कुछ देर बाद वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, अम्मा देखो, किसी की आवाज़ आ रही है, अब्बा जान ऊपर से मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने हल्की मुस्कुराहट बनाकर कहा, बेटा ऐसा नहीं होता, जो लोग ऊपर चले जाते हैं वो हमसे बात नहीं करते। फारस जिद में बोला, नहीं अम्मा, आप मेरे साथ चलो, सच में कोई बोल रहा है, आप खुद सुन लो। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि मैं उसके साथ कमरे में चली गई। वो मेरा हाथ पकड़कर खिड़की तक ले गया। मैंने ध्यान से सुना तो सच से बाहर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। एक पल को दिल चाहा कि कहीं सच में रिजवान ही हो, कहीं वो लौट आया हो। लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला। बाहर झांका देखा तो सामने दीवार के पास एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो ऊपर हमारी खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे हमें बुला रहा हो। मैं देखकर पीछे हट गई। दिल तेज धड़कने लगा। इसने मुझे देखा तो हाथ जोड़कर बोला, घबराओ मत, मैं रिजवान का दोस्त हूँ।
और बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। इसकी आवाज़ सीधी थी लेकिन मैं फिर भी घबरा रही थी। इतने दिनों बाद पहली बार कोई आदमी रिजवान का नाम लेकर घर आया था। वो गेट खोलकर अंदर आ गया। मैं और फारस भी धीरे धीरे इसके पीछे हाल तक आए। घर के सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। खाला ने पूछा, कौन हो तुम? जेठ भी बाहर आ गया। नन दरवाजे के पास खड़ी देखने लगी। वो आदमी बोला कि मैं रिजवान का दोस्त हूँ, मैं शहर से आया हूँ। रिजवान और मैंने मिलकर एक काम शुरू किया था। वो काम बहुत अच्छा चला था। रिजवान अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका हिस्सा मैं देने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मेरी खाला का चेहरा बदल गया। जो औरत मुझे हर दिन ताने देती थी वो अचानक मीठी हो गई। उसने जल्दी से चारपाई साफ की और बोली, अरे बेटा बैठो, अंदर आओ, बैठो ना, कोई पानी लाओ। इसने इस आदमी को बहुत इज्जत से बैठाया, जैसे कोई बहुत बड़ा मेहमान आया हो। मैं एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। मेरे जहन में डर भी था और हैरानी भी। इसने बैठते ही कहा कि मेरा नाम दानिश है। मैं फारस के वालिद रिजवान के साथ शहर में काम करता था। हम साथ रहते थे, साथ मेहनत करते थे। रिजवान बहुत अच्छा आदमी था। उसका नाम लेते ही मेरी आंखें बाहर आई। इतने दिनों के बाद किसी ने इसके बारे में प्यार से बात की थी। तभी मेरा जेठ जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, लीजिए दानिश भाई, ये बैग मुझे दे दीजिए। आजकल का माहौल ख़राब है, वैसे भी भाई के जाने के बाद सब कुछ हम ही संभाल रहे हैं। इसके चेहरे पे लालच साफ दिख रहा था। दानिश ने बैग अपनी गोद में और कस के पकड़ा, फिर खड़ा होकर बोला, माफ़ करना, ये बैग और ये पैसे मैं आपको नहीं दे सकता। ये मैं सिर्फ रिजवान की बीवी आयशा को ही दूंगा, क्योंकि रिजवान ने मुझसे यही कहा था। कमरे में यकदम सन्नाटा हो गया। मेरी खाला का चेहरा उतर गया। जेठ की आंखों में गुस्सा आ गया। वो बोला, कैसी बातें कर रही हो? वो हमारे ही घर में रहती है, खाती पीती है, और इसका और इसके बेटे का खर्चा हम उठाते हैं, तो पैसे हमारे हाथ में आने चाहिए। दानिश ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि मैं देख रहा हूँ आप किस तरह खर्चा उठा रहे हैं। बच्चे ने कितने पुराने चप्पल पहने हुए हैं, इसके कपड़े देखो फटे पुराने हैं, और इन दोनों माँ बेटे के कपड़े भी देखो कितने पुराने हैं। उनके चेहरे देखो कितने परेशान लग रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि ये लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। इसकी बात सुनकर मेरा सर झुक गया, क्योंकि पहली बार किसी बाहरी आदमी ने हमारा दर्द पहचान लिया था। दानिश आगे बोला, अगर आप लोग सच में इनका ख्याल रखते तो इनकी ये हालत ना होती। मैं शहर से आते ही समझ गया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। फारस डरते डरते मेरे पीछे खड़ा था। दानिश ने उसे प्यार से देखा, फिर बोला, अब मैं इन लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं घबरा गई। मेरे जहन में एक साथ 100 बातें आने लगी कि ये कौन है, क्या सच बोल रहा है, कहाँ लेके जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं चली गई तो क्या होगा, अगर ना गई तो यहाँ कैसे रहूँगी। मेरी खाला ज़ोर से बोली, ऐसे कैसे ले जाओगी, ये हमारी बहू है, हमारा घर है। जेठ भी गुस्से में बोला, कोई भी आकर उस किसी को उठाकर ले जाएगा क्या? दानिश शांत खड़ा रहा। इसने कहा, बहू है तो बहू जैसा रखो, नौकरानी बनाकर क्यों रखा है? बच्चा है तो पोते जैसा रखो, बोझ जैसा क्यों रखते हो? इसकी एक एक बात तीर की तरह लग रही थी, क्योंकि वो सच कह रहा था। मैं कांप रही थी। इतने सालों में पहली बार किसी ने हमारे लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन डर भी था। मैं नहीं जानती थी कि ये मदद है या नई मुसीबत। फारस मेरा हाथ पकड़कर धीरे से बोला, अम्मा हम इनके साथ चलेंगे क्या? मैं उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। शायद पहली बार उसे लगा था कि कोई हमें यहाँ से निकाल सकता है। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है? मेरी सूखी ज़िंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आ गया था जहाँ एक तरफ डर था और दूसरी तरफ शायद बचने का रास्ता भी खड़ा था। दानिश ने सबके सामने सीधी आवाज़ में कहा कि मैं आयशा को भी अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, और अगर वो राज़ी हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनते ही घर का माहौल जैसे जम गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बात सबके सामने कह देगा। मेरे जेठ के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो कुछ पहल चुप खड़ा रहा, फिर तेज़ आवाज़ में बोला, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसे हमारे घर की औरत से शादी नहीं कर सकते, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी सरगोशियाँ करने लगे। कोई मुझे घूर रहा था, कोई दानिश को, कोई तमाशा देखने जैसे खड़ा था। मैं चुप थी, मगर मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने लोगों के सामने मेरी ज़िंदगी के बारे में बात की थी। वरना अब तक सब लोग सिर्फ फैसला सुनाने आते थे, पूछता कोई नहीं था। दानिश ने सबको शांत रहने का इशारा किया।
मगर कोई चुप नहीं हुआ। तभी इसने बगैर कुछ कहे अपनी जेब से फ़ोन निकाला और बोला, अगर किसी को मेरी नीयत पे शक है तो पहले ये देख लो। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था बल्कि भरोसा था। उसने फ़ोन खोला और एक वीडियो चलाकर सबके सामने कर दिया। जैसे ही सबकी नज़र स्क्रीन पर गई, पूरे आंगन में सन्नाटा सा छा गया। लोगों के चेहरों से आवाज़ गायब हो गई। इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि मेरे शौहर रिजवान था। मेरा दिल धक से रह गया, मेरे हाथ कांप गए। वो सही वक्त का वीडियो था जब इनका हादसा हुआ था और इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। उनका चेहरा जख्मी था, सांसें टूट रही थी, आंखों में दर्द था, मगर होश अभी भी बाकी था। उनके पास दानिश बैठा था, वीडियो हल रहा था क्योंकि शायद जल्दी में बनाया गया था, मगर आवाज़ साफ थी। रिजवान टूटी हुई आवाज़ में कह रहे थे, दानिश अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी का और मेरे बेटा का ख्याल रखना। इसे अकेला मत छोड़ना, अगर वो चाहे तो इससे शादी कर लेना। मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे लगा जैसे रिजवान फिर मेरे सामने बोल रहे हों। वीडियो में दानिश की आवाज़ आई, तुम ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूँगा, इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वीडियो यहीं ख़त्म हो गई, मगर इसके ख़त्म होते ही जैसे सबकी बोलती बंद हो गई। कुछ देर तक कुछ नहीं, कोई भी नहीं बोला। सबके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि अब सच इनके सामने था। मेरे जेठ ने फ़ौरन संभलने की कोशिश की और बोला, ये सब झूठ है, ये वीडियो नकली है, आजकल कुछ भी बनाया जा सकता है, ये सब चाल है हमें बेवकूफ़ बनाने की। मगर उसकी आवाज़ में पहली जैसी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी पता था कि वो सच बोल रहा है। बाकी लोग भी कभी वीडियो देखते, कभी एक दूसरे को देखते, किसी के अंदर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। दानिश ने फ़ोन नीचे किया और बहुत शांत आवाज़ में कहा, मैंने इतने दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं किसी का घर तोड़ना नहीं चाहता था। मैं बस अपना वादा निभाना चाहता था। रिजवान मेरा दोस्त ही नहीं, भाई जैसा था। इसने जाते हुए मुझ पर भरोसा किया। मैं इस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। अगर आयशा मना करेगी तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी भी बात नहीं करूँगा, मगर अगर वो हाँ कहेगी तो मैं इसे और इसके बेटे को इज्जत के साथ अपने घर ले जाऊंगा। इसकी बात सुनकर सबकी नज़र मुझ पर आ गई। मुझे लगा जैसे पहली बार इस घर में मुझे इंसान समझकर पूछा जा रहा है, वरना अब तक तो मैं बस बोझ थी, काम करने वाली थी, चाहे चुप रहने वाली औरत थी। मेरा बेटा भी पास खड़ा सब देख रहा था। इसकी छोटी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। इसे सब समझ तो नहीं आ रहा था, मगर इतना ज़रूर समझ रहा था कि आज इसकी अम्मा की ज़िंदगी का बड़ा फैसला होने वाला है। मैं कुछ पल चुप रही। मेरे सामने रिजवान का चेहरा घूम गया, उनका प्यार, उनका भरोसा, उनकी आखिरी आवाज़। बस मेरी मजबूरी देखी थी। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। उसे सच में एक सहारे की ज़रूरत थी। उसे सिर्फ रोटी नहीं, एक बाप जैसा हाथ चाहिए था, जो उसे प्यार दे, हिफाजत दे, साथ दे। मेरे अंदर अचानक हिम्मत आ गई। मैं यकदम आगे बढ़ी और साफ आवाज़ में कहा, हाँ मुझे मंजूर है। मेरी आवाज़ सुनते ही सब लोग चौंक गए, जैसे किसी ने इनके चेहरे पर सच मार दिया हो। मेरे जेठ ने गुस्से से कहा, आयशा सोच समझ कर बोलो। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर ही कहा, मैं बहुत सोच चुकी हूँ, अब अपनी ज़िंदगी का फैसला मैं खुद करूँगी। दानिश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में राहत थी, मगर साथ ही इज्जत भी थी। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, बस वहीं खड़ा रहा जैसे वो कह रहा हो कि फैसला तुम्हारा है। मैं अपने बेटे के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा चलोगे मेरे साथ? उसने मेरी उंगली कसकर पकड़ ली और धीरे से सर हिला दिया। शायद उसे भी किसी अपने की ज़रूरत थी। हम दोनों अंदर गए। मैंने अपना थोड़ा सा सामान उठाया, कुछ कपड़े, बेटे की किताबें और रिजवान की एक तस्वीर। बस यही तो मेरी दुनिया थी। जब मैं बाहर आई तो सब घर वाले अब भी चुप थे। कोई रोक नहीं रहा था। शायद इसलिए नहीं कि वो मान गए थे, बल्कि इसलिए कि अब इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। दानिश आगे बढ़ा। उसने मेरा सामान लिया, मगर बहुत अदब से, जैसे कोई जिम्मेदारी उठा रहा हो, हकदारी से नहीं। हमने घर की दहलीज पार की तो मेरा दिल भर आया। यही वो घर था जहाँ मैंने बहू बनकर कदम रखा था, फिर बेवा बनकर रोई थी और अब अपने पैरों से निकल रही थी। मेरा बेटा मेरे साथ था, दानिश हमारे साथ था, और पहली बार मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी, बस रास्ता बदल रहा था। हम दोनों इसका हाथ पकड़े उसके साथ चल दिए। पीछे बहुत लोग खड़े थे, मगर मैंने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ दरवाजे पीछे छोड़ देना ही अच्छा होता है। आगे रास्ता लंबा था, मगर पहली बार डर कम और उम्मीद ज़्यादा थी। दानिश ने इस दिन सबके सामने जो बात कही थी, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया था। उसने साफ कह दिया था कि वो मुझे और फारस को इस घर में अब और नहीं रहने देगा, जहाँ हमें रोज़ जलील किया जाता था, जहाँ मुझे नौकरानी समझा जाता था।
और मेरे बच्चे को बोझ कहा जाता था। पहले तो घर वालों ने बहुत मुखालफत की, खाला चलाई, जेठ गुस्से में आग बगोला हो गया, नंद ताने देने लगी। सब लोग कहने लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हमारे घर की बहू को कैसे लेके जा सकता है। लेकिन दानिश बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने एक बात का जवाब दिया। उसने कहा कि बहू को बहू की तरह रखते हैं, आज मुझे बोलना नहीं पड़ता। बच्चा अगर इसका खून है तो इसके पैरों में फटे चप्पल क्यों हैं? उसकी अम्मा के बदन पर पुराने कपड़े क्यों हैं? इन दोनों के चेहरे इतने उदास क्यों हैं? उसकी बातें सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि सच के सामने किसी के पास जवाब नहीं था। फिर मामला अदालत तक गया, ताकि बाद में कोई मुझे वहाँ वापस खींचने की कोशिश न करे, कोई झूठा इल्ज़ाम न लगाए, कोई फारस पर हक जताकर हमें फिर दुख न दे। कई दिन भाग दौड़ चली, कागजात बने, गवाही हुई, बातें हुई। मैं हर दिन डरी रहती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि ज़िंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है। इतने साल दुख सहते सहते मैं फ़ैसला लेना भूल चुकी थी। फिर एक दिन दानिश ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें और फारस को माशरे में इज़्ज़त से जगह मिले, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। मैं बहुत देर तक चुप रही। मेरे अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ माजी था, दूसरी तरफ मुस्तकबिल। मैं रिजवान की यादों से भरी हुई थी, लेकिन फारस के लिए मुझे एक सहारे की ज़रूरत भी थी। आखिर मैंने हाँ कह दिया। शादी बहुत सादगी से हुई। न ढोल था, न बैंड था, न भीड़, न दिखावा। बस कुछ गवाह थे, कुछ ज़रूरी लोग थे, कुछ कागजात थे, और दो जिंदगियां थी जो टूटी हुई हालत में एक नए रास्ते पर कदम रख रही थी। शादी के बाद उसने कहा, हम शहर में ही रहेंगे, वही मेरा काम है और वही नई शुरुआत आसान होगी। मैं चुपचाप उसके साथ चल दी। थोड़ी देर बाद हम उसके घर पहुँचे। घर छोटा सा था, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा था। दरवाजे पर एक गमला रखा था। अंदर आते ही मुझे सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो सन्नाटा था, नहीं सुकून था। वहाँ कोई ताने नहीं थे, कोई चलाने वाला नहीं था, कोई घूरने वाली नज़रें नहीं थी। पहली बार मुझे लगा कि घर चार दीवारों से नहीं, माहौल से बनता है। इस रात में कमरे के एक कोने में बैठी बहुत देर तक सब देखती रही। फारस थक कर सो गया था। दानिश बावर्ची खाने में मेरे लिए पानी रख रहा था, और मैं सोच रही थी, क्या सच में मेरी ज़िंदगी बदल गई है? कुछ देर बाद मैंने हिम्मत की और इसके पास जाकर कहा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बोलो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, जो जगह मेरे दिल में मेरी ज़िंदगी में रिजवान की थी, वो मैं कभी किसी को नहीं दे सकती। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सच यही है। मेरी बात सुनकर इसने भी ज़रा भी बुरा नहीं माना, ना नाराज़ हुआ, ना ताना दिया। उसने बहुत शांति से कहा, तुम परेशान मत हो, ज़रूरी नहीं कि हम मियाँ बीवी की तरह ही रहें, हम अच्छे दोस्त की तरह भी रह सकते हैं। रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं, भरोसे और इज्जत से बनता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने इतने सालों में पहली बार खुद को किसी के सामने महफूज महसूस किया। इस पल मेरे दिल में इसके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मेरा अब एक नया घर बन चुका था, जहाँ मैं अपने मन से सांस ले सकती थी। सुबह उठती तो डर नहीं होता था कि कोई चलाएगा। मैं आराम से बावर्ची खाने में जाती, चाय बनाती, खाना पकाती, दानिश के लिए डब्बा तैयार करती, और वो हर सुबह कहता कि जल्दी मत करो, आराम से करो। अगर मैं कहती कि देर हो जाएगी तो वो हंसकर कहता, देर हो जाएगी तो हो जाए, लेकिन तुम परेशान मत हुआ करो। मैं उसके कपड़े इस्त्री करती थी, लेकिन अब मजबूरी में नहीं, अपनेपन से करती थी। वो कभी कभी खुद भी अपने कपड़े तैयार कर लेता और कहता, तुम भी बैठ जाओ, मैं कर लूँगा। मुझे हैरानी होती थी कि कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो औरत को इंसान समझे। फारस भी धीरे धीरे बदलने लगा था। वो हर आवाज़ से डर जाता था। कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाए तो सहम जाता था, लेकिन अब वो खुलकर खेलने लगा। उसकी हंसी घर में गूंजने लगी। दानिश उसे मदरसे में दाखिल करवाने ले गया। नए कपड़े दिलाए, बैग दिलाया, जूते दिलाए। जब फारस पहली बार वर्दी पहनकर आया तो मैं उसे देखती रह गई। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मुझे लगा मेरा बच्चा आखिर अब बच्चों जैसी ज़िंदगी जी पाएगा। शाम को दानिश अक्सर ही इसे बाहर ले जाता, कभी पार्क, कभी बाज़ार, कभी मॉल, कभी आइसक्रीम खिलाने, कभी फिल्म दिखाने, कभी खिलौनों की दुकान पर। वो लौट कर भागता हुआ मेरे पास आता और एक सांस में सब बताने लगता। अम्मा, आज दानिश अब्बा मुझे मॉल लेकर गए। अम्मा, आज उन्होंने मुझे बाहर खाना खिलाया। अम्मा, आज चॉकलेट दिलाई। अम्मा, आज मुझे झूले पे बिठाया। मैं उसे सुनती और मुस्कुराती। उसके चेहरा चमकने लगा। वो बच्चा जो पहले आसमान की तरफ देखकर शिकायतें करता, अब ज़मीन पर खड़े होकर खुशियाँ गिनता। एक दिन इसने अचानक दानिश को अब्बा कह दिया। पहले तो वो खुद रुक गया, जैसे उसे डर हो कहीं मैंने गलत तो नहीं कह दिया, लेकिन दानिश ने फ़ौरन उसे गोद में उठा लिया और हंसकर बोला, फिर से बोलो।
फारस ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा। इस दिन दानिश की आंखों में नमी थी। उसने उसे सीने से लगा लिया। मैं दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी और मेरे दिल भी कुछ पिघल रहा था। मुझे लगा कि शायद ऊपर कहीं रिजवान भी ये देखकर सुकून में होगा कि उसका बेटा अब अकेला नहीं है। दानिश ने कभी फारस को पराया नहीं समझा। जब फारस पे मार पड़ता तो वो रात रात भर जागता, दवा देता, माथा चूमता, डॉक्टर के पास लेकर जाता, होमवर्क करवाता। ईद आती तो सबसे पहले फारस के कपड़े खरीदता। मदरसे में कोई प्रोग्राम होता तो छुट्टी लेकर पहुंचता। मैं ये सब देखती और सोचती कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता इससे भी बड़ा होता है। मेरे अंदर भी धीरे धीरे तब्दीली आने लगी। अब मैं भी रिजवान को नहीं भूली थी, ना कभी भूल सकती थी। उसकी यादें मेरे साथ थी, लेकिन मैंने ये समझना शुरू किया कि किसी को याद रखना और किसी दूसरे की अच्छाई को अपनाना दोनों साथ हो सकते हैं। ज़िंदगी एक इंसान के जाने पर ख़त्म नहीं होती, हालांकि इस वक्त ऐसा ज़रूर लगता है। मैं अब दानिश से खुलकर बात करने लगी थी। उसके काम के बारे में पूछती, वो मेरे दिन के बारे में पूछता। अगर मैं उदास होती तो सबक पूछता, अगर मैं चुप रहती तो कहता, जब मन हो तब बताना, मजबूरी नहीं है। कई रात हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते। फारस बीच में बैठकर मदरसे की बातें करता, दानिश हंसता तो मैं इन्हें देखती रहती और सोचती, यही तो घर होता है, जहाँ डर नहीं होता, जहाँ आवाज़ें ऊंची नहीं होती, जहाँ बच्चे की हंसी दबती नहीं, जहाँ औरत की इज्जत होती है। एक दिन मैं बोर्ची खाने में काम कर रही थी। दानिश पीछे से बोला, अब भी तुम्हें लगता है तुम अकेली हो? उसने मैंने पलट कर ऐसे देखा और पहली बार दिल से कहा, नहीं, अब नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। इस छोटी सी मुस्कुराहट में इतना अपनापन था कि मेरे दिल का बहुत सा दर्द वहीं हल्का हो गया। मैं अब समझ चुकी थी कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, हर रिश्ता दुख देने के लिए नहीं आता। कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं, लेकिन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ जाते हैं। दानिश मेरे लिए पहले सहारा बना, फिर दोस्त बना, फिर घर का हिस्सा बन गया और मैं भी धीरे धीरे फिर से जीना सीख गई थी। अब रात को जब हम सब सोते तो डर नहीं होता था कि सुबह कैसी होगी। अब सुबह का इंतज़ार होता था, क्योंकि अब ज़िंदगी बोझ नहीं, उम्मीद लगने लगी थी। और इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा था कि शायद किस्मत ने मेरे लिए भी थोड़ी सी खुशी बिछा कर रखी थी। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। मैं बावर्ची खाने में काम ख़त्म करके हाल में आई तो देखा दानिश और फारस दोनों फर्श पर बैठे हुए थे। फारस ने अपनी किताबें एक तरफ फेंक रखी थी और दानिश उसे कहानी सुना रहा था। कभी आवाज़ बदल कर बोलता, कभी किसी बादशाह की तरह हाथ हिलाता, कभी अफरीत बनकर डराता, तो फारस हंस हंस कर लूट-पुट हो रहा था। वो बार बार उसे अब्बा अब्बा कहकर पुकार रहा था और दानिश हर बार जवाब में उसे गुदगुदी कर देता। कमरे में इतनी प्यारी हंसी गूंज रही थी कि मेरा दिल भर आया। मैं कुछ पल दरवाजे पर खड़ी इन्हें देखती रही और सोचती रही, यही वो बच्चा है जो कभी अकेला खिड़की पर खड़ा होकर आसमान से अपने अब्बा को ढूंढता था, और आज वही बच्चा हंसते हुए अपने नए अब्बा की गोद में खेल रहा है। इस पल मुझे गहराई से एहसास हुआ कि सच में दानिश ने हमारे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। इसने सिर्फ हमें घर नहीं दिया, इसने हमें टूटी हुई ज़िंदगी से निकाल कर जीना सिखाया। इसने मेरे बेटे को बचपन लौटाया, मुझे इज्जत दी और घर को घर बनाया। मैं धीरे धीरे उनके पास गई। फारस भागकर मेरे गले लगा और बोला, अम्मा अब्बा बहुत मज़ेदार कहानी सुना रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा फिर तुम सुनो। मैं दानिश के पास बैठ गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। इसकी आंखों में वही अपनापन था जिसने पहली बार मुझे सहारा दिया था। कुछ पल मैं उसे देखती रही, फिर दिल की बात अपने होठों पे आ गई। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, दानिश मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। उसने हंसकर कहा, कहो। मैंने कहा, मैं सच में अब पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी हूँ। मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। तुम बहुत अच्छे हो। मेरी बात सुनते ही वो कुछ पल चुप रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हुआ हो। फिर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकती। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, बस यही सुनना चाहता था। मैं इतने दिन से तुम्हारे दिल का इंतज़ार कर रहा था। इस दिन के बाद जैसे हमारी ज़िंदगी और भी बदल गई। हमारे दरमियान जो इज्जत थी, इसमें अब खुला प्यार भी शामिल हो गया। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे। अब मैं इससे बगैर झिझक बात करती थी, अपने डर, अपने सपने अपने बताती थी, और वो भी मुझे हर बात में साथ रखता था। हम साथ बैठ कर आने वाले दिनों की बातें करते थे। घर के खर्चे से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक हर बात मिलकर सोचते थे। कई बार मैं उसे कहती कि सच में अब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह पूरी हो चुकी हूँ।
तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले मैं सिर्फ जी रही थी, अब मैं खुश होकर जी रही हूँ। वो हंस कर कहता, अभी तो और खुशियाँ आनी बाकी हैं। और सच में कुछ अरसे बाद हमारे घर में एक नई खुशी आई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने दानिश को ये खबर दी तो उसने मुझे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। फारस को जब बताया तो वो उछल पड़ा और बोला, मुझे भाई चाहिए। फिर कुछ देर बाद खुद ही बोला, नहीं, मुझे बहन चाहिए। मैं उसके साथ खेलूँगा, मैं उसे मदरसे ले जाऊँगा। घर में हर दिन इसी की बातें होने लगी। महीनों बाद वो दिन भी आ गया जब अल्लाह ताला ने हमें एक प्यारी सी बेटी अता की। उसे पहली बार गोद में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। दानिश उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। फारस तो खुशी से पागल था। वो हर किसी से कहता कि जी मेरी छोटी बहन है, इसे कोई छुएगा भी नहीं, मैं ही इसे संभालूंगा। वो उसके पास बैठा रहता, उसके छोटे हाथ पकड़ता, उसे खिलौने दिखाता। अगर वो रोती तो भाग कर मुझे बुलाता। मेरी बेटी के आने से घर में खुशियाँ और बढ़ गई। अब हमारा ख़ानदान मुकम्मल लगता था। शहर में हमारा अपना फ्लैट था, छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत। इसमें हमारी मेहनत की खुशबू थी, दीवारों पर बच्चों की हंसी थी और हर कमरे में अपनापन था। दानिश सुबह काम पे चला जाता, फारिस मदरसे जाता, मैं घर संभालती और बेटी का ख्याल रखती। दोपहर तक घर खामोश रहता, लेकिन शाम होते ही दरवाज़ा खुलता और खुशियाँ अंदर आ जाती। पहले फारस भागता हुआ आता, फिर दानिश इसी के पीछे मुस्कुराता हुआ अंदर आता। फारस मदरसे की बातें शुरू कर देता कि आज उस्ताद ने ये कहा, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने मुकाबला जीता। दानिश हाथ मुंह धोकर बेटी को गोद में उठा लेता तो वो खिलखिलाने लगती। फिर हम सब के लिए चाय और खाना लगाती। हम चारों साथ बैठे बातें करते, हंसते, कभी टेलीविज़न देखते, कभी बाहर घूमने निकल जाते। ईदें आती तो घर सजता, सालगिरह आती तो केक कटता। छुट्टी के दिन हम सब बाज़ार जाते, पार्क जाते, तस्वीरें खिंचवाते। मैं कई बार चुपचाप बैठकर अपने ख़ानदान को देखती रहती और सोचती थी कि क्या जो वही ज़िंदगी है जिसमें कभी सिर्फ आंसू थे, जहाँ कभी ताने थे, मेरा बच्चा रोता था, जहाँ हर रात टूट कर सोती थी। अब वही ज़िंदगी सुकून से भरी थी, लेकिन अब मुझे दर्द में तोड़ना नहीं था, क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ था, क्योंकि अब मेरे पास संभालने वाले हाथ थे। मैं अक्सर रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती कि तूने बहुत देर से सही लेकिन मेरी खुशियाँ मुझे लौटा दी। तूने मेरी ज़िंदगी में दानिश को भेजा, जिसने बगैर शोर किए मेरी टूटी हुई दुनिया जोड़ दी, जिसने मेरे बेटे को बाप दिया, मेरी बेटी को अच्छा घर और फिर मुझसे मुस्कुराना सिखाया। कई बार मैं बालकोनी में खड़ी शहर की रोशनी देखती और पीछे कमरे में आती बच्चों की आवाज़ सुनती तो मन भर आता। मैं सोचती कि इंसान कितना भी टूट जाए, अगर सही वक्त पर सही हाथ मिल जाए तो फिर से खिल उठता है। मेरी ज़िंदगी अब अपने ख़ानदान के साथ बहुत सुकून से कट रही थी। अब मुझे किसी का डर नहीं था, किसी ताने का दुख नहीं था। अब मैं अकेली नहीं थी, अब मैं अधूरी नहीं थी, अब मैं खुश थी, सच में खुश थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी।